मैंने अपनी ही शादी की सेरेमनी में एक ऐसा वीडियो चला दिया जो बच्चों के देखने लायक नहीं था। शुरुआत में रिश्तेदार और दोस्त यही समझे कि मैं इतना बड़ा प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वीडियो की हीरोइन आज की दुल्हन लियू रोयान थी और हीरो मैं नहीं बल्कि कोई और था। तभी सब शौक में थे कि पता चला दुल्हन लियू रोयान अभी तक आई ही नहीं थी। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों की हैरान नजरों के बीच मैंने एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा और दूसरे हाथ से लियू रोयान को कॉल लगा दी। पहली कॉल उसने नहीं उठाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दोबारा कॉल किया। इस बार कुछ रिंग के बाद उसने कॉल उठा ली। फोन के दूसरी तरफ से कार के हॉर्न साफ सुनाई दे रहे थे और हॉल में बैठे मेहमान इंजन की आवाज भी साफ सुन सकते थे। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि लियू रोयान कार लेकर कहाँ चली गई। क्या लियू फैमिली की बड़ी बेटी शादी से भाग रही है? मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम कहाँ हो और यहाँ से क्यों चली गई? लियू रोयान ने चिढ़कर कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, एंगेजमेंट सेरेमोनी बाद में फिर से कर लेंगे। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो हमारी एंगेजमेंट सेरेमोनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पर लियू रोयान गुस्से और बेसब्री से बोली, मैंने कहा ना बाद में फिर से कर लेंगे, मैं ड्राइव कर रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। मैं ठंडी हंसी के साथ बोला, तुमने कह दिया तो फिर से हो जाएगी? तुमने इस पूरे हॉल और इतनी दूर से आए मेहमानों को क्या समझ रखा है और मेरी चेन फैमिली की क्या इज्जत रह गई? मैंने इस एंगेजमेंट सेरेमोनी की तैयारी पूरे 6 महीने तक की और तुम एक बाद में कर लेंगे कहकर सब खत्म कर दोगी। आखिर में तुम किसके साथ दोबारा करोगी? दूल्हा क्या तब भी मैं ही रहूंगा? ये सुनते ही पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। लियू रोयान भी एक पल के लिए घबरा गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा चुप रहने वाला चेनमो आज ऐसी बातें कर रहा है। वह बोली, चेनमो तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, एंगेजमेंट तो शायद मैं नहीं कोई और तोड़ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले हॉस्पिटल जाना है, वहाँ कोई मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। मैं हल्का सा हंस पड़ा और बोला, क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हारे जाने से ही किसी की जान बच जाएगी तो मुझे बताओ हॉस्पिटल में कौन पड़ा है? क्या वह अभी इसी पल मर जाएगा? क्या 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता? तुम्हें सेरेमोनी के बीच में ही जाना जरूरी था? नीचे बैठे लोग, यहाँ तक कि लियू फैमिली के लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से हमेशा ठंडी और घमंडी मानी जाने वाली लियू फैमिली की बड़ी बेटी इस अहम समय पर खुद कार चलाकर हॉस्पिटल चली गई। तभी लियू रोयान ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा असिस्टेंट ये फैन। ये 2 शब्द सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। ये फैन क्या वही जो मिस लियू का असिस्टेंट है? मिस लियू ने ग्रेजुएशन के बाद उसे खुद रिक्रूट किया था। सुना है ये फैन बेहद हैंडसम है और मिस लियू के साथ उसकी इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हों। लेकिन किसी अमीर फैमिली में कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी होता है क्या? चारों तरफ चर्चा बढ़ती देख लियू फैमिली की बुजुर्ग मैडम लियू हुईकिंग बेचैन हो गई और तुरंत लोगों को मेरा फोन छीनने भेज दिया। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने गार्डन में 200 जवान लड़कों को सिक्योरिटी के लिए लगा रखा था जिन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया था। मैंने फिर पूछा, उसे क्या हुआ है? इस बार भी सिर्फ सर्दी बुखार है या फिर उसे साइकिल ने टक्कर मार दी? मुझे हमेशा से तुम दोनों के रिश्ते पर शक रहा है। आखिर लियू फैमिली का असली प्रेसिडेंट कौन है? अगर वह सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट है तो फिर तुम जैसी बड़ी बेटी अपने होने वाले पति को छोड़कर उसकी सेवा करने क्यों दौड़ी चली जाती हो? लियू रोयान गुस्से में बोली, चेनमो क्या तुम ताने मारना बंद नहीं कर सकते? वह सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं मेरा दोस्त भी है। अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल को कांप उठा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता था कि उस असिस्टेंट की रिस्पेक्ट न करने की कीमत क्या होती है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और लाश सड़क पर पड़ी मिलती है। पिछली जिंदगी में भी मेरी कम उम्र में मौत का कारण यही ये फैन था, लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा था। अब मैं इस हरामी लड़के और हरामजादी औरत की जोड़ी को कदम कदम पर बदनाम करूंगा। उनकी ऐसी बदनामी होगी कि सदियों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। उन्हें बदनाम करना मेरी पूरी प्लान का पहला कदम था। इतना कहकर मैंने आगे कहा, लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा यह दोस्त मुझ जैसे होने वाले पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो आज एक फैसला कर लो, मैं और ये फैन, तुम किसे चुनोगी? लियू रोयान ने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसा सवाल पूछूंगा और उसे इस तरह मजबूर कर दूंगा। उसके दिल में वह और ये फैन एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन मेरे मुंह से उनके रिश्ते पर इतना गंदा शक सुनकर वह अंदर तक हिल गया। मैंने दोबारा पूछा, जवाब दो, तुम किसे चुनोगी? इस बार भी मैं पीछे नहीं हटा। लियू रोयान ने मन ही मन मेरी और ये फैन की तुलना की। उसे लगा कि ये फैन उसे मुझसे ज्यादा समझता है, हर बात में उसकी मर्जी का ख्याल रखता है। आखिर उसने बिना सोचे बोल दिया, ये फैन। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल काट दी और तेज स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। लेकिन ये शब्द बोलते ही उसके दिल में अचानक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा हो। दूसरी तरफ हॉल में बैठे सभी रिश्तेदारों और मेहमानों ने उसके मुंह से उसका फैसला अपनी कानों से सुन लिया। अब कोई भी उसकी तरफदारी नहीं कर रहा था। कोल्ड ब्यूटी गॉडेस वाली उसकी पूरी इमेज एक पल में टूट गई। बूढ़ी मैडम लियू हुईकिन ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी शर्म महसूस की। उन्हें अपनी पोती लियू रोयान पर गुस्सा भी आ रहा था और मुझ पर भी कि मैंने इतने लोगों के सामने सारी बात खोल कर रखी। उन्होंने तुरंत लियू फैमिली के एक नौकर को बुलाकर कहा, जाओ उस नालायक लड़की को अभी इसी वक्त वापस लेकर आओ और अगर वो ये फैन मर गया है तो मरने दो, अगर अभी जिंदा है तो उसे सच में मरवा दो। उसी समय लियू रोयान हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वह सफेद वेडिंग ड्रेस पहने हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ रही थी। हॉस्पिटल में किसी ने पहले कभी दुल्हन को वेडिंग ड्रेस में दौड़ते नहीं देखा था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर मामला क्या है। कुछ ज्यादा इमोशनल लड़कियों ने तो अपने मन में पूरी स्टोरी बना ली कि शायद इस खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत सीरियस बीमारी से जूझ रहा है और आज रात शायद बच नहीं पाएगा, इसलिए वह अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर उसे आखिरी बार देखने आई है। ये सोचते ही कई लड़कियों ने तुरंत मोबाइल निकालकर उसकी फोटोज ली और इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पिछली जिंदगी में भी इंटरनेट पर यही पब्लिक ओपिनियन इतना फैल गया था कि जब सबकी पहचान सामने आई तो पूरी जिंदगी मुझे
धोखा खाए हुए पति यानी ग्रीन हैट पहनने वाले आदमी के रूप में देखा गया। पिछली जिंदगी में लियू रोयान शादी छोड़कर भाग गई थी। हालांकि लियू फैमिली ने उसे कड़ी सजा दी और ये फैन को भी खत्म करना चाहा, लेकिन लियू रोयान ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लिया और मैंने उस वक्त भी उसे माफ कर दिया था। लेकिन इंटरनेट के कीबोर्ड वॉरियर्स ने मुझे ही जालिम विलन बना दिया। उन्होंने कहा कि मैंने फैमिली पावर का इस्तेमाल करके लियू फैमिली पर दबाव डाला, लियू रोयान को जबरदस्ती मुझसे शादी करने पर मजबूर किया और उसके सच्चे प्यार ये फैन को उससे छीन लिया। लोगों की नजरों में ये फैन एक स्ट्रॉन्ग हीरो था जो हर मुश्किल के बाद भी लियू रोयान से प्यार करता रहा और हमेशा उसकी रक्षा करता रहा, जबकि मैं पूरी दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा विलन बन गया। लियू रोयान ये सब जानती थी, लेकिन उसने कभी भी मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला। उसने हमेशा सिर्फ ये फैन की रेपुटेशन बचाई। उसकी नजरों में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। इस समय एंगेजमेंट हॉल में मैंने माइक्रोफोन हाथ में लेकर नीचे बैठे सभी मेहमानों से कहा, चूंकि लियू फैमिली की बड़ी बेटी अपना फैसला कर चुकी है, इसलिए मैं भी उनके प्यार को पूरा करूंगा। मैडम लियू हुईकिन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मुझे आगे बोलने नहीं देंगी। वह अपने बूढ़े शरीर को संभालते हुए स्टेज के सामने आई और बोली, चेनमो, जो भी बात है हम फैमिली के लोग दरवाजा बंद करके आराम से बात करेंगे। रोयान अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है, उससे गलती हो गई, हम उसे समझा देंगे। तुम नीचे आओ और माइक्रोफोन मुझे दे दो। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। जिस औरत को मैं इतने सालों से दादी कहता आया था, उसे देखकर एक पल के लिए मेरा मन भी भर आया। चेन फैमिली में हमेशा से लोग कम थे। मेरे पैदा होने से पहले ही दादा दादी गुजर चुके थे। हाई स्कूल में मेरे माता पिता भी एक्सीडेंट में चल बसे। इतनी बड़ी चेन फैमिली में आखिर सिर्फ मैं ही बचा था। उस समय लियू फैमिली ने मुझे अपनापन और सहारा दिया था, लेकिन अब मुझे पता था कि उनका असली मकसद शुरू से ही चेन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। इस बार दोबारा जन्म लेकर मैं वही हिस्ट्री दोबारा नहीं होने दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैडम लियू, आपका सरनेम लियू है और मेरा चेन। हमारे बीच फैमिली जैसा रिश्ता कब से हो गया। जिस पल आपकी पोती ने अपना फैसला चुना, उसी पल उसका होने वाला पति मैं नहीं बल्कि ये फैन बन गया और आज मैं चेन फैमिली के हेड की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। मैडम लियू हुईकिन समझ गई कि इमोशनल कार्ड अब काम नहीं करेगा। वह बेबस होकर स्टेज पर खड़ी मुझे देखती रह गई। फिर मैं मुड़कर नीचे बैठे सभी मेहमानों से बोला, आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ कि आपने अपनी कीमती टाइम निकालकर मेरी एंगेजमेंट सेरेमोनी में आने की तकलीफ उठाई और बदले में आपको ये तमाशा देखना पड़ा। लेकिन मैं वही कहूंगा, मैं उनके प्यार के बीच नहीं आना चाहता। चूंकि लियू फैमिली की बड़ी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मैं उनके रास्ते में क्यों आऊं। इसलिए आज से मैं और लियू रोयान अपनी एंगेजमेंट खत्म करते हैं। मेरे इतना कहते ही मेरा होने वाला ससुर चिन हाय न जाने कहां से हिम्मत जुटाकर सीधे स्टेज पर चढ़ आया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैं इस फैसले को नहीं मानता। चिन्मो, तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने का कोई हक नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर चिन, आपको किस बात पर एतराज है? आपकी बेटी अपना फैसला करके अपने प्यार के पास जा चुकी है। अब आप चाहते क्या हैं? क्या मैं लोगों को भेजकर उसे पकड़कर वापस ले आऊं? किसी को कैद करना इलीगल भी है और गलत भी। चिन फैमिली कभी ऐसा काम नहीं करती। मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। मेरी बातों ने सीधे लियू फैमिली की इज्जत पर चोट कर दी। साफ था कि मैं कह रहा था कि उनकी परवरिश में ही कमी है। चिन्हाई का चेहरा लाल पड़ गया। वह बोला, चेनमो, रोयान को शायद पता ही नहीं था कि ऐसा करने से एंगेजमेंट टूट जाएगी। अगर उसे पता होता तो वह जरूर वापस आ जाती। बस उसे एक और मौका दे दो। उसकी गुहार सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मिस्टर चिन, आपको कैसे पता कि मैंने उसे मौका नहीं दिया? रास्ता उसने खुद बंद किया है। क्या आप वेडिंग शुरू होने से पहले वाला वीडियो भूल गए? आपकी बेटी और ये फैन का रिश्ता बहुत पहले ही उस हद तक पहुंच चुका था। अब आपके विरोध करने से क्या बदल जाएगा? आपका नया दामाद इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ खड़े रहने के बजाय उसकी चिंता करनी चाहिए। और हाँ मैडम लियू, क्या आपकी तीसरी पीढ़ी के लिए भी घर जमाई ही चाहिए था? अगर पहले बता देती तो मैं बहुत पहले ही पीछे हट जाता और इतना बड़ा तमाशा भी नहीं होता। हॉल में बैठे सभी मेहमानों ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने शांत और रॉयल अंदाज में सब संभालूंगा। चिन्हाई इतना अच्छा दामाद खोना नहीं चाहता था। वह आखिरी कोशिश करते हुए मेरे पास आया और धीरे से बोला, चैनमो, बड़े घरानों की शादी ऐसी ही होती है। तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी। रोयान इतने साल तुम्हारे साथ रही है, अब तुम ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? उससे बस एक गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। उससे शादी करोगे तो आधा लियू फैमिली बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा। पुराने रिश्ते और इतनी दौलत की खातिर एंगेजमेंट मत तोड़ो। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में आया कि क्या इस बूढ़े की अकदल सच में घास चरने चली गई है? इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी वह चाहता है कि मैं सब सह लूं, जबकि आज तक मेरा और लियू रोयान का रिश्ता बिल्कुल साफ था। गले मिलने और किस के अलावा हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। एक बार धोखा खा चुका हूँ, लेकिन दूसरी बार कभी नहीं खाऊंगा। मैंने सबके सामने कहा, चेन फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें लियू फैमिली की दौलत की जरूरत नहीं। और अब मैं दूसरी अनाउंसमेंट करता हूँ, आज से चेन फैमिली लियू फैमिली की स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहेगी। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पूरे होंगे, लेकिन उसके बाद लियू फैमिली के साथ कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही सिर्फ चिन्हाई ही नहीं, मैडम लियू हुईचिन भी सन्न रह गईं। गुस्से और सदमे से उनका शरीर जवाब दे गया और वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग चिल्लाने लगे, जल्दी करो, मैडम को हॉस्पिटल ले जाओ। लियू फैमिली के लोग उन्हें उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। चिन्हाई ने भी बेबसी से सिर हिलाया और उनके पीछे चला गया। मैं वहीं रुकर सभी मेहमानों को शांत करता रहा। देर रात जब सारे मेहमान चले गए और शोर पूरी तरह खत्म हो गया, तब चैन फैमिली मैंशन फिर से शांत हो गया। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे एक बड़ा तूफान छिपा था। मैं और शन यूचू लिविंग रूम में लौटे। हम दोनों हैंगओवर टी पीते हुए बिना कुछ बोले बैठे रहे। शन यूचू देर से खिलने वाले ब्लैक रोज की तरह थी। वह ज्यादा दिखावा नहीं करती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षण से नजर हटाना मुश्किल था। अगर लियू रोयान बर्फ पर खिली स्नो लोटस थी, तो शन यूचू एक रहस्यमयी ब्लैक रोज थी। वह मुझसे 3-4 साल बड़ी थी। चैन फैमिली ने उसे
अडॉप्ट किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरी माँ मेरे साथ प्रेग्नेंट हो गई। मेरे जन्म के बाद भी चैन फैमिली ने कभी शेन यूचू के साथ भेदभाव नहीं किया, उसे हमेशा अपनी असली बेटी की तरह पाला। आखिरकार शेन यूचू ने ही चुप्पी तोड़ी। वह बोली, चैनमो, क्या तुम सच में बात यहीं खत्म कर दोगे? लियू रोयान ने तुम्हारे साथ जो किया उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने तुम्हारे सच्चे प्यार की इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर दी? इतना कहते कहते शेन यूचू रो पड़ी। इस बार मैंने भी खुद को मजबूत दिखाने का नाटक नहीं किया। मेरा पूरा शरीर जैसे टूट गया हो। मैं कुर्सी पर ढहकर बैठ गया। मेरी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उनमें दुख, निराशा, बेबसी और यकीन न कर पाने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि लियू रोयान मेरे साथ ऐसा कर सकती है। आज शादी छोड़कर भाग जाने से जो बेइज्जती हुई वह तो सिर्फ शुरुआत ही। मैंने जो कुछ सहा था उसकी तुलना आज की घटना से हो ही नहीं सकती। 10 साल बाद पिछली जिंदगी में लियू रोयान ने सिर्फ ये फैन का बदला लेने के लिए मुझे इतनी बेरहमी से पीटा था कि मैं हमेशा के लिए वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। लियू रोयान तो बाद की बात है। सबसे पहले मैं लियू फैमिली से उसकी इस चॉइस की कीमत वसूल करूंगा। फिर मैंने शेन यूचू की तरफ देखकर पूछा, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने खुद कहा, आज मैंने सबके सामने लियू रोयान की चीटिंग सबूतों सहित पब्लिक कर दी। इससे दुश्मन को जितना नुकसान हुआ उतना थोड़ा नुकसान मुझे भी हुआ। लेकिन अब इस जिंदगी में लियू रोयान किसी भी अमीर घराने में शादी नहीं कर पाएगी। लियू फैमिली कभी भी उसे ये फैन के साथ रहने नहीं देगी। हमें उन दोनों के खिलाफ कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लियू फैमिली खुद ही दोनों को सजा देगी। हमें सिर्फ लियू फैमिली को खत्म करना है। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा खानदान बर्बाद हो जाए और कभी दोबारा खड़ा न हो सके। मैंने चाय का कप कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में गुस्सा, हिंसा और खून खौलाने वाली किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रही थी। शेन यूचू ने मुझे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसे लगा जैसे मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। वह बोली, ठीक है चैनमो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूरी चैन फैमिली तुम्हारा सहारा बनेगी। हम उनसे हर दर्द का 10 गुना हिसाब लेंगे। इतना कहकर शेन यूचू मेरे पास आई और बचपन की तरह मेरे माथे पर हाथ फेरने लगी। मैं उसके चेहरे को देखा रह गया जिसे मैं पिछले जन्म से सबसे ज्यादा याद करता था। पिछली जिंदगी में जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में था तब शेन यूचू हर दिन मेरी देखभाल करने आती थी। वह खुद मुझे करवट बदलती, मसाज करती, मेरे कानों में बाहर की दुनिया की बातें सुनाती और जाते समय हमेशा मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उठकर उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे आज तक नहीं पता कि पिछली जिंदगी में शेन यूचू को लियू रोयान कहाँ ले गई थी और उसका आखिर क्या अंजाम हुआ। मरते दम तक मुझे सिर्फ इसी बात का पछतावा रहा कि मैंने लियू रोयान से प्यार क्यों किया और उसे अपने सबसे करीबी इंसानों को चोट पहुंचाने दी। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में अगर किसी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा तो वह सिर्फ शेन यूचू होगी। मैंने अपना सिर उसके कंधे और गर्दन पर रख दिया। उसकी वही जानी पहचानी खुशबू महसूस करते ही मेरी सारी भावनाएं टूट कर बाहर आ गईं। जिसे मैंने खो दिया था उसे दोबारा पाने का एहसास इतना गहरा था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ा। शेन यूचू भी मेरे अचानक गले लगाने से एक पल के लिए सन्न रह गई। इतने सालों में बड़े होने के बाद हमने कभी एक दूसरे को इस तरह गले नहीं लगाया था। बचपन से वही मुझे पालती आई थी। मैं हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था। लेकिन जब मेरी मुलाकात लियू रोयान से हुई तो मैंने खुद ही उससे दूरी बना ली थी। अब मेरी रुलाई सुनकर शेन यूचू को लगा कि शायद मैं अभी भी लियू रोयान को भूल नहीं पाया हूँ। उसका दिल भर आया। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बचपन की तरह मेरे सिर के पीछे हाथ फेरते हुए अपने इस रोने वाले छोटे भाई को चुप कराने लगी। मैं काफी देर तक रोता रहा। दिल में जमा वर्षों का दर्द आखिर बाहर निकल गया और मेरा मन पहले से काफी हल्का हो गया। फिर मैंने खुद को संभाल कर कहा, दीदी अब आप आराम करिए, कल कंपनी में बहुत सारा काम हमारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर मैं बाहर जाने लगा। शेन यूचू ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या अभी भी बाहर जाना जरूरी है? मैंने जवाब दिया, मैं हमारे वेडिंग हाउस जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ सामान वापस लाना है। वो माँ पापा की छोड़ी हुई यादें हैं, उन्हें मैं लियू रोयान के पास नहीं छोड़ सका। ये सुनकर शेन यूचू समझ गई कि मैं पछतावे में लियू रोयान से मिलने नहीं जा रहा, इसलिए उसने मुझे नहीं रोका। उसने लोगों को मुझे सुरक्षित चैन फैमिली मैंशन से बाहर छोड़ने का आदेश दिया। मेरे जाने के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, लियू फैमिली, अब तुमसे पुराना हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। शेन यूचू कोई साधारण औरत नहीं थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने अकेले चैन फैमिली का पूरा बिजनेस संभाल लिया था और उसे कभी गिरने नहीं दिया। यही उसकी असली काबिलियत थी। अगर पिछली जिंदगी में मैंने अपनी मूर्खता में उसकी पावर छीनकर सब कुछ लियू रोयान के हवाले न किया होता तो लियू फैमिली कभी भी चैन फैमिली पर कब्जा नहीं कर पाती और शेन यूचू को भी लियू रोयान अगवा नहीं कर पाती। चेन्हाई पवेलियन लियू फैमिली द्वारा बनाया गया एक लग्जरी विला एरिया था। मेरा और लियू रोयान का वेडिंग हाउस भी वहीं था। मैंने डोर खोला और धीरे धीरे विला के अंदर चला गया। इस जाने पहचाने लेकिन अब अजनबी लगने वाले घर को देखकर मेरा दिल भारी हो गया। सच तो यह था कि शादी के बाद मैं चैन फैमिली के पुराने मेंशन में रहना चाहता था, लेकिन लियू रोयान को वहां का डेकोरेशन पसंद नहीं था। उसी समय लियू फैमिली का यह विला प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, इसलिए उसने जिद करके वेडिंग हाउस यहीं खरीदवाया। विला नंबर 1 पूरे टियानहाई पवेलियन का सबसे महंगा विला था, जिसकी कीमत 15 करोड़ थी। सिर्फ मेरे यहाँ खरीदने की वजह से इस प्रोजेक्ट की सेल्स अचानक बढ़ गई। मेरे सभी अमीर दोस्तों ने भी यहीं विलास खरीद लिए क्योंकि हर कोई चैन फैमिली के करीब रहना चाहता था। इसके बाद मैंने सिर्फ डेकोरेशन पर ही 5 करोड़ और खर्च किए। घर का एक एक कोना लियू रोयान की पसंद के हिसाब से बनवाया। पूरे 6 महीने तक मैं खुद हर दिन साइट पर खड़ा रहकर काम देखता रहा क्योंकि मुझे लगा था कि यही हमारा पूरी जिंदगी का घर होगा और इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आखिर में उसका फायदा ये फैन को मिला। जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में था तब लियू रोयान मुझे वापस चैन फैमिली मैंशन भिजवा चुकी थी और यह वेडिंग हाउस उसने ये फैन को गिफ्ट कर दिया था। शायद इसी वजह से उसने मुझे यहाँ से हटाया था। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे वेजिटेटिव स्टेट में चले जाने के बाद जिस घर को मैंने अपनी
मेहनत और प्यार से बनाया था? क्या वही घर लियू रुयान और ये फैन का लव नेस्ट बन गया था? क्या दोनों ने मेरी ही वेडिंग बेड पर एक दूसरे के साथ रातें बिताई? यही बात जानकर पिछली जिंदगी में शेन यूचू का गुस्सा फूट पड़ा था। वह लोगों को लेकर सीधे यहाँ आई और उसने ये फैन को इतना पीटा कि वह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन उसी घटना ने शेन यूचू की मौत की वजह भी बना दी। ये सब याद करते ही मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे सीने में तेज दर्द उठा और अचानक मेरे मुंह से ताजा लाल खून की एक धार बाहर निकल आई। लिविंग रूम के सफेद कारपेट पर बिखर गया, जो बेहद डरावना लग रहा था। ज्यादा दुख और सदमे की वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ हंगजो सेंट्रल हॉस्पिटल में लियू रुयान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब वह पूरे हंगजो की सबसे बड़ी चर्चा बनने वाली है। वह ये फैन के हॉस्पिटल बेड के पास बैठी थी। उसने दोनों हाथों से उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। बेड पर पड़े पीले चेहरे वाले ये फैन को देखकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि ये फैन को कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। उसके शरीर पर सिर्फ हल्की खरोंचें थीं। कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट के झटके से वह बेहोश हो गया था और अभी तक होश में नहीं आया था। लियू रुयान लगातार 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसके बेड के पास बैठी रही। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर उससे नहीं हटाई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि चेन फैमिली मैंशन में क्या हो चुका है और न ही यह कि अब वह पूरे हंगजो की सबसे बदनाम सेलिब्रिटी बन चुकी है। शुरुआत में जब उसकी वेडिंग ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल आते हुए फोटोज इंटरनेट पर डाली गईं, तब ऑनलाइन लोग उसके और ये फैन के प्यार की तारीफ कर रहे थे। लोग उसकी ब्यूटी की भी तारीफ कर रहे थे और दोनों के अमर प्रेम की कहानियां लिख रहे थे। कुछ ही देर में पूरा इंटरनेट इन्हीं पोस्ट से भर गया। हर तरफ लोग उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे, लेकिन बहुत जल्द पूरी कहानी पलट गई। मेरी एंगेजमेंट सेरेमोनी में मौजूद लोगों ने सच्चाई इंटरनेट पर लिखनी शुरू कर दी। एक नेटाइजन ने लिखा, थू, कैसी बकवास लव स्टोरी बना रखी है तुम लोगों ने। सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस लड़की का नाम लियू रुयान है, जो हंगजो की लियू फैमिली की बड़ी बेटी है। हॉस्पिटल में पड़ा आदमी उसका असिस्टेंट ये फैन है। आज रात इसकी चेन फैमिली के यंग मास्टर चेन मो के साथ एंगेजमेंट थी, लेकिन इसने एंगेजमेंट हॉल में अपने मंगेतर को छोड़ दिया और वेडिंग ड्रेस पहनकर अपने छिपे हुए लवर से मिलने हॉस्पिटल चली आई। ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं, इसका अफेयर है। ऐसे घटिया लोगों को तुम लोग ब्लेस कर रहे हो। सच में तुम लोगों को देखकर खून खौल जाता है। उस नेटाइजन ने मेरी, लियू रुयान और ये फैन की पूरी कहानी विस्तार से लिख दी। उसने एंगेजमेंट हॉल की फोटोज भी अपलोड कर दी। एक फोटो में मैं अकेला स्टेज पर खड़ा था। मेरे चेहरे पर दर्द, अकेलापन और निराशा साफ दिखाई दे रही थी और स्टेज के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर वही फोटो चल रही थी जिसमें लियू रुयान नाइट ड्रेस पहनकर ये फैन के साथ ही कमरे में थी। सारे एविडेंस इतने साफ थे कि उसके अफेयर पर किसी को शक नहीं रहा। देखते ही देखते इंटरनेट का पूरा माहौल बदल गया। उधर लियू रुयान को अभी भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। लगातार कॉल्स आ रही थी। उसे डर था कि कहीं रिंग की आवाज से ये फैन की नींद न टूट जाए। दूसरा कारण ये था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने फैमिली और चेन फैमिली को क्या एक्सप्लेनेशन दे। इसलिए उसने सोचा कि फोन बंद कर देना ही बेहतर है। उसके मन में अब भी यही था कि मैं बस थोड़ी देर के लिए नाराज हूँ। जब वह वापस जाकर मुझे आमने सामने समझाएगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लियू फैमिली भी उसे कुछ नहीं कहेगी। फिर किसी अच्छे दिन वह मुझसे दोबारा प्रपोजल करवाएगी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वह मेरी आज की बदतमीजी भी माफ कर देगी और मुझसे शादी कर लेगी। वह मन ही मन सोच रही थी। उसने मुझसे ये फैन और अपने बीच चुनने को कहा था। इस बार मैं उसे पूरे 1 हफ्ते इग्नोर करूंगी ताकि उसे सबक मिले। मुझ जैसी प्रिंसेस की बात मानना उसे सीखना होगा। लेकिन आखिर में शादी तो मैं उसी से करूंगी। शादी में ये फैन को बेस्ट मैन बनाऊंगी। शादी के बाद हम 2 बच्चे करेंगे। पहला बेटा होगा और उसका सरनेम लियू होगा। बस यही तय रहा। इतने सालों से हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही था। चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती करे, जैसे ही वह मेरे सामने आकर थोड़ा प्यार दिखाती, मैं उसे माफ कर देता। उसकी नजरों में वह एक प्रिंसेस थी और मैं उसका हमेशा साथ देने वाला नाइट। लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसका नाइट तो उसी दिन मर चुका था और उसे मारने वाली भी वही थी। वह अभी भी अपने सपनों में खोई हुई थी कि अचानक वार्ड का दरवाजा जोर से खुला। वह घबरा गई। बेड पर पड़ा ये फैन भी डर के मारे हल्का सा हिल गया, लेकिन उसने तुरंत फिर से बेहोश होने का नाटक जारी रखा। लियू रुयान को लगा कि शायद मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया हूँ। वह घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी और इसलिए उसने ये फैन की हरकत पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अंदर आने वाला मैं नहीं बल्कि चिन्हाई था। वह कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ गंभीर चेहरे से वार्ड में दाखिल हुआ। अपने पिता को देखकर लियू रुयान ने राहत की सांस ली और ठंडे स्वर में पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके लहजे में अपने पिता के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। चिन्हाई शायद इसकी आदत डाल चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, रुयान, तुम्हारी दादी गुस्से और सदमे से बेहोश हो गई हैं। अभी इसी हॉस्पिटल के बगल वाले वार्ड में भर्ती हैं। चलकर उन्हें देख लो। ये सुनते ही लियू रुयान ने तुरंत ये फैन का हाथ छोड़ दिया और खड़ी हो गई। दादी बेहोश हो गई? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चेनमो आखिर कर क्या रहा था? इतनी सी बात भी नहीं संभाल पाया। दादी को पहले शांत नहीं कर सकता था। वो कहाँ है? क्या वो हॉस्पिटल नहीं आया? मैं उससे पूछूंगी कि उसने मामला कैसे संभाला। उसके चेहरे पर ठंडा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि सारी समस्या की जड़ वही है जिसने एंगेजमेंट छोड़कर भागने का फैसला किया था। उसे अब तक यह भी नहीं पता था कि उसके ये फैन को चुनते ही मैंने एंगेजमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया था। चिन्हाई ने भी उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। वार्ड से निकलने से पहले चिन्हाई ने बेड पर पड़े ये फैन को देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, अब बस भी करो। ये ड्रामा मैं अपनी जवानी में बहुत कर चुका हूँ। ये फैन बिल्कुल हिला तक नहीं, जैसे सच में बेहोश हो। शायद चिन्हाई को उसकी एक्टिंग पर शक हो गया था, लेकिन उसने उसे वहीं नहीं पकड़ा। उसने 2 बॉडीगार्ड्स से कहा, तुम दोनों यहीं रहो, इसे एक कदम भी बाहर मत जाने देना। इतना कहकर वह भी बाहर निकल गया। उनके जाते ही बेड पर पड़े ये फैन ने धीरे से एक आंख खोलकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे
ही उसने दरवाजे पर खड़े 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स देखे, वह डर के मारे तुरंत फिर से मरा हुआ बनने लगा। दूसरी तरफ लियू रुयान वार्ड से बाहर निकली तो सच में